हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा शिंदे फ्रॉम जूनियर फिजिक्स। और आज हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसी के साथ हम देखने वाले कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं बच्चों, तो हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस डेरिवेशन, मुझे आपको ये बताना है कि इस डेरिवेशन को 3 मार्क्स दिए जाते हैं। मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा गया आपको तो इसको 3 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें डायग्राम को हाफ मार्क्स है। तो पहले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अगर रोटेशनल मोशन मैंने कहा है बच्चों, तो ऑब्वियसली जब भी कोई बॉडी रोटेट होती है तो वो किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट होती है, इसलिए उसको रोटेशनल मोशन कहा जाता है। तो एक्सिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें दिखानी है। सो विल ड्रॉ वन एक्सिस हियर। मान लो ये एक एक्सिस है और मैं एक रैंडमली किसी भी शेप की बॉडी निकाल देती हूँ। बॉडी का ऐसा स्पेसिफिक शेप जरूरी नहीं है दिखाना बच्चों, सिर्फ ये रोटेट हो रही है तो मैं एक साइन दिखाऊंगी जिससे पता चल रहा है कि ये बॉडी रोटेट हो रही है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, लेट्स से ओमेगा। अब इस बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल है बच्चों। जैसे मान लो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है। मैंने सिर्फ आपको 3 पार्टिकल डॉट करके दिखाया है। वैसे तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बॉडी में। अब जैसे जैसे बॉडी रोटेट करेगी बच्चों, ये पार्टिकल भी रोटेट करेंगे, लेकिन ये पार्टिकल परफॉर्म करेंगे सर्कुलर मोशन बच्चों। जैसे मैं आपको रेड कलर में दिखाऊं तो मान लो ये पार्टिकल कुछ ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा। तो इस तरह ये पार्टिकल भी अराउंड द एक्सिस सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक पार्टिकल एक्सिस से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो अगर मैं बोलूं ये वाला पार्टिकल है R1 दूरी पे, तो ये वाला कुछ होगा R2 के दूरी पे, ये वाला कुछ होगा R3 के दूरी पे। तो देखिए मैंने 3 पार्टिकल आपको डायग्राम में दिखाया है जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। उनके डिस्टेंस अलग है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इनके मासेस भी अलग होते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले पार्टिकल का मास सपोज लेट्स से m1 है, तो दूसरे वाले पार्टिकल का मास हम ले सकते हैं m2, तीसरे वाले पार्टिकल का मास हम ले सकते हैं m3। अब जबकि मैंने कहा ये सर्कुलर मोशन करते हैं, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इनके पास कुछ स्पीड होता है जिसके साथ ये सर्कुलर मोशन करते हैं बच्चों। तो उस स्पीड को मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। लेट्स से ये पहला वाला पार्टिकल कुछ v1 स्पीड के साथ रोटेट हो रहा है, ये दूसरा वाला पार्टिकल कुछ v2 स्पीड के साथ रोटेट हो रहा है, और ये तीसरा वाला कुछ v3 के स्पीड के साथ रोटेट हो रहा है। सो दिस 3 particles whatever I have shown in the diagram have different speed, different masses, and they are situated at different distance from the axis of rotation. ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है जो कि दिखाना इस समय इस डायग्राम में मुश्किल है। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमारे इस डायग्राम में n नंबर ऑफ पार्टिकल है जिसमें से मैंने 3 आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है कि उनके डिस्टेंस कैसे अलग होते हैं, उनके मासेस कैसे अलग होते हैं, और फ्रॉम द एक्सिस उनके डिस्टेंस भी अलग है, मासेस भी अलग है, और उनके स्पीड भी अलग है। जैसे मैंने कहा मान लो कोई पार्टिकल एक्सिस के पास होगा तो उसका स्पीड होता है कम। अगर कोई पार्टिकल एक्सिस से बहुत दूरी पे है तो उसका स्पीड होता है ज्यादा। मीन्स फॉर एग्जांपल बच्चों ये मेरी एक्सिस थी, ये मेरी वही बॉडी है। तो मान लो ये वाला पार्टिकल है, अगर ये रोटेट हो रहा है सर्कुलर मोशन में तो इसका स्पीड रहेगा ज्यादा। लेकिन मान लो इसके पास वाला पार्टिकल अगर मैं ले लूं जो एक्सिस के पास में है और ये कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो इसका स्पीड रहेगा कम देन द प्रीवियस वन। एंड एज वी गो नियर टू द एक्सिस, मतलब एक्सिस की इधर जो पार्टिकल है उनका स्पीड नियर बाय हो जाता है 0। तो आपको ये भी पता होना चाहिए एक्सिस से जो दूरी पे पार्टिकल्स है उनका स्पीड सबसे ज्यादा रहता है। जैसे हम पार्टिकल का डिस्टेंस या पार्टिकल का डिस्टेंस जैसे क्लोज हो जाता है टूवर्ड्स द एक्सिस,
then we can say speed start decreasing and the particle which is present near to the axis or on the axis has zero speed. So this happens. तो अभी हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो पहले यहाँ पे लिख दूं कि हमारे पास है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो लिख दिया। अब ये n नंबर ऑफ पार्टिकल गोल गोल घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं बॉडी के साथ, मतलब इनके पास मोशन है, मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और जैसे मैंने कहा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो हर एक पार्टिकल की खुद की एक काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों। जैसे मान लो ये वाला पार्टिकल देख लीजिए आप, ये वाला, इस पार्टिकल का मास था m1, जो डिस्टेंस r1 के दूरी पे है एक्सिस से, और जो घूम रहा है विद द स्पीड v1, तो इसकी खुद की एक काइनेटिक एनर्जी होगी बिकॉज इट इज डूइंग सर्कुलर मोशन। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। लेकिन बच्चों मैंने जैसे कहा हम यहाँ पे एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी सब पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैं पूरे सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एक साथ कैलकुलेट करूंगी। सो आई विल से टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो सबकी काइनेटिक एनर्जी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी बच्चों। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी बच्चों, while कैलकुलेटिंग आई विल राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी टोटल लिख देती हूँ यहाँ पे, मतलब समझ में आएगा कि सब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले अगर पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो बच्चों, तो कुछ इस तरह में लिखूंगी। हाफ पहले वाले पार्टिकल का मास था m1 और वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है विद द स्पीड v1²। तो ये हो गई पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही दूसरे वाले पार्टिकल की होगी प्लस हाफ m2v2²। वैसे ही तीसरे वाले पार्टिकल की होगी हाफ m3v3²। इस तरह मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बच्चों, तो मैं लिखूंगी प्लस डॉट 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 करके, मतलब डॉट का मीनिंग ये होता है बच्चों इसमें आ गया हाफ m4v4², हाफ m5v5², ऐसे करते करते हम ऐड करते गए टिल nth पार्टिकल दैट इज हाफ mn_vn²। आप अगर पूरा एक्सप्रेशन देखो मैंने अब जो लिखा है बड़ा वाला, उसमें हाफ तो कॉमन चीज है तो उसको मैं निकाल देती हूँ बाहर। अंदर बचेगा m1v1² प्लस m2v2² प्लस डॉट डॉट करती गई बच्चों। मान लो सारे मैंने काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया, सारे m3v3², m4v4² को एक साथ ले लिया nth पार्टिकल तक, और ये ऐसे लिख दिया है। ये हम निकाल रहे टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो बार बार मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखती जाऊंगी। अब बच्चों ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये मुझे चाहिए एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में, मतलब ओमेगा के फॉर्म में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे पता है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू r ओमेगा। मतलब जहां जहां पे मुझे v दिखाई दे रहा है वहां पे मैं r ओमेगा से रिप्लेस करूंगी। तो यहाँ पे जो आपको v1² दिखाई दे रहा है, v2² दिखाई दे रहा है, इनकी जगह पे मैं डालूंगी r² ओमेगा², क्योंकि यहाँ पे v1² है तो यहाँ पे हम डालेंगे r² ओमेगा²। तो चलिए तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनता है देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी टोटल विल बी हाफ, ब्रैकेट में आ जाएगा m1। अब v1 की जगह पे मैं लिखूंगी r1² ओमेगा²। दूसरा m2 v2 के जगह पे आएगा r2² ओमेगा²। इसी तरह सब जगह पे मैं r ओमेगा डालती जाऊंगी और लास्ट में आपका आएगा mn rn² ओमेगा²।
अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखो तो बच्चों ओमेगा स्क्वायर सब में कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा था ये बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो यहाँ पे मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिखूंगी, बल्कि सिर्फ ओमेगा लिखूंगी। सो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक कॉमन है, तो मैं इसको भी बाहर निकाल देती हूँ। तो मुझे एक्सप्रेशन क्या मिलेगा बच्चों, देखो काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में जो आएगा हमारा जो कॉमन नहीं है वो चीज आएगी बाहर, ओमेगा स्क्वायर निकाल दिया, देखो हाफ और ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है जो कि कॉमन थे। तो अंदर बाकी रहा बच्चों m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ऐसे सबको ऐड करती गई मैं टिल द nth पार्टिकल, ये हो गया mn rn स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी बच्चों, ये जो ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट, इस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये वाला ब्रैकेट इसको मैं नीचे लिख रही हूं। तो देखिए वो वाला ब्रैकेट कुछ ऐसा है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ऐसे करते करते हम गए टिल mn rn स्क्वायर। और ये सब क्या है, इनको अगर सबको मैंने अगर ऐसा लिखा तो भी चलेगा, कैसे देखो बच्चों, ये सबको तो हम ऐड ही करते जा रहे हैं ना, m1 r1 m2 r2, मतलब m और r के टर्म्स को तो ऐड कर रहे हैं सारे पार्टिकल्स के। तो मैं एक समेशन का साइन दूंगी जो बता रहा है कि सबको ऐड कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक ऐड कर रहे हैं बच्चों। सो आई विल से आई इज इक्वल टू 1, मतलब पहले पार्टिकल से लेके nth पार्टिकल तक मैं ऐड करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ mi ri स्क्वेयर, मतलब आई क्यों लिखा है mi ri, आई गोज फ्रॉम 1 to n, ऐसे मैंने लिखा है देखो बच्चों, मतलब पहले पार्टिकल से लेके nth पार्टिकल तक मैंने मास और रेडियस इन सबको ऐड किया है। और बच्चों ये जो टर्म है इसी को मैं अभी डाल दूंगी ये वाले इक्वेशन में, मतलब ये पूरा जो ये जो टर्म है ये पूरा वो रिप्लेस हो जाएगा आपका इससे। तो चलिए डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में आएगा समेशन, समेशन जरा ठीक तरीके से निकाल देते हैं बच्चों बिकॉज इट्स अ इम्पोर्टेंट साइन, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n mi ri स्क्वायर बार ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ना बच्चों समेशन mi ri स्क्वायर, इसको ही बोलते हैं आई, जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो तो मैं बताने वाली हूँ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर होता क्या है, लेकिन पहले ये डेरिवेशन को थोड़ा सा एक स्टेप में खत्म कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा ये जो ब्रैकेट टर्म है समेशन mi ri स्क्वायर, इसको बोलते हैं आई विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पूरा जो इक्वेशन है ये ऐसे बन जाता है कुछ, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बोल दो क्योंकि हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। देखिए बच्चों ये वाला जो है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ही बोल देती हूँ क्योंकि अब तक मैंने कोई इक्वेशन नंबरिंग नहीं किया है। तो इक्वेशन 1 जो है दिस गिव्स मी द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपका 3 मार्क्स का डेरिवेशन हो गया। अब आपको समझना है कि मैम ने ये आई बीच में से लाया कहाँ पे, और वो बोलती चली जा रही है कि ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो देख लेते हैं ये आई आखिर चीज क्या है। तो मैं आशा करती हूँ यहाँ तक तो आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, जो कि इक्वेशन 1 तक हमें देता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं आपको समझाऊंगी कि ये जो आई है ये आई का एक्चुअल मीनिंग है क्या और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली है क्या। तो चलिए बिना टाइम गवाए आई का मीनिंग देखते हैं या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट देख लेते हैं। तो पहले मैं सब स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। सो आई विल जस्ट क्लियर ऑल द स्क्रीन, ओके। और मैं लास्ट का सिर्फ इक्वेशन लिखूंगी बच्चों जो अभी हमें आया था, दैट इज काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाला, जो कि था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
ये जो काइनेटिक एनर्जी मिली है बाय इक्वेशन 1, ये तो हमें मिली है इन रोटेशनल मोशन। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये है बच्चों, अगर मैंने कोई ब्लॉक ले लिया और उसको मैंने यहां से फोर्स दे दिया तो ये सीधा जाएगा, तो ये कौन सा मोशन कर रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है ना। और इस ब्लॉक में बहुत सारे पार्टिकल भी रहेंगे, हमें क्या पता कितने पार्टिकल है, तो मैं बोलती हूँ एन नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे, वो भी उसके साथ मूव करेंगे, सबका स्पीड एक ही होगा, और वो कौन सा मोशन करेगा? ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाएगा, बराबर है। तो ये जब मोशन करता है तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये टी जो मैंने लिखा है सफिक्स में, इसका मीनिंग होता है ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है बच्चों। और ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम पहले से ही देते आ रहे हैं, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिली ये रोटेशनल मोशन में मिली है, इक्वेशन 2 से मुझे जो काइनेटिक एनर्जी मिली है वो ट्रांसलेशनल मोशन में मिली है। सो वी हैव टू डिफरेंट मोशन हियर बच्चों, one is rotational and second is your translational, right? Now we are going to compare this two equation number 1 and 2। देखिए आप ध्यान से देखिए, पहले वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हाफ है, दूसरे वाले इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में भी हाफ है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में ओमेगा स्क्वायर है जो कि है एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हम लेते हैं व्हेन देयर इज एनी सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। यहाँ पे इक्वेशन 2 में है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मतलब जब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात होती है तब हम लीनियर वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 में है ओमेगा विच इज एंगुलर वेलोसिटी, इक्वेशन 2 में है वी स्क्वायर या वी विच इज लीनियर वेलोसिटी। अब बच्चा आई, अब ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे ये एम क्या है? ये भी है इनर्शिया। मैं बोलूंगी एम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शिया, मतलब मास ऑफ बॉडी। तो इक्वेशन 2 में जो स्मॉल एम आपको दिखाई दे रहा है विच इज द मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शिया बच्चों। जबकि इक्वेशन 1 में जो आपको कैपिटल आई दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोनों वर्ड्स को मिक्स मत कीजिए, इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोथ आर डिफरेंट। बेसिकली उनका थोड़ा मीनिंग कंसेप्चुअल वाइज सेम होगा, लेकिन वो अलग अलग केसेस में काम करते हैं। जैसे यहाँ का जो एम है ये ट्रांसलेशनल मोशन में काम करता है, ये जो इनर्शिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रोटेशनल मोशन में काम करता है बच्चों। अब हम चलते हैं इनर्शिया एक्चुअली है क्या। तो ये जो एम है इक्वेशन 2 में, देखिए उसको मैं पहले आपको समझाती हूँ। आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता होगा कि हम कोई भी बॉडी को अगर वो रेस्ट पे है तो उसको मूव नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 2 ब्लॉक्स, मान लो ये 2 ब्लॉक्स मेरे पास है, पहला है 1 kg का और दूसरा है 50 kg का। तो मुझे बताइए आप कौन सा आसानी से मूव कर सकते हो? तो आप बोलोगे 1 kg का इजीली मूव कर सकते हैं मैम, बिकॉज द वेट और मास इज लेस। सो मतलब क्या, इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है? वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी अपने एग्जिस्टिंग स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा था 2 ब्लॉक दिए हैं 1 kg और 50 kg का, तो कौन सा इजीली मूव हो सकता है? तो आपने कहा मुझे 1 kg हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज इट हैज लेस मास, राइट, एंड इट इज इजी टू मूव। मतलब ये मूव करने में जितनी मुझे तकलीफ होगी उतनी मुझे पहले वाले ब्लॉक में नहीं होगी, राइट। मतलब मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, इजंट इट? सो मास ये एक इनर्शिया का मेजरमेंट है, या इट इज मेजरिंग हाउ मच इनर्शिया इज देयर। इनर्शिया मीन्स रेजिस्ट टू द मोशन। सो अगर ये रेस्ट पे है तो ये मूव नहीं होना चाहता है, इट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। इट वांट टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑलरेडी इन विच इट इज एग्जिस्टिंग। तो ये मूव नहीं होना चाहता है, ये यहाँ पे ज्यादा इनर्शिया है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, बराबर है। यहाँ पे इनर्शिया कम होगा कंपेयर टू द सेकेंड केस बिकॉज इसका मास कम है, राइट। सो बेसिकली इनर्शिया इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मास। तो ट्रांसलेशनल मोशन में बाय इक्वेशन 2 आपका मास रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द इनर्शिया। तो आशा करती हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मास कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो इक्वेशन 2 की तो बात हो गई। अब ये आई क्या है, आई भी वही काम कर रहा है बच्चों। जब भी आपकी बॉडी रोटेट होती है, मान लो ये आपकी बॉडी है, रोटेट हो रही है अराउंड दिस एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इसको रोटेशन में, अभी ये रोटेट नहीं हो रही है तो इसको उसी स्टेट में रहना है, लेकिन इसको कौन अपोज कर रहा है उसी स्टेट में रहने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई अपोज कर रहा है। जैसे हमारे ट्रांसलेशनल मोशन में एम करता है जो काम, वही रोटेशनल मोशन में आई करता है, सिर्फ हमने कुछ नाम बदल दिए हैं। जबकि ट्रांसलेशनल मोशन में एम को नाम दिया है इनर्शिया और आई को नाम दिया है रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो the thing which resists the rotational motion, I can say it's a moment of inertia. मैंने गलती से inertia लिख दिया है, it's a inertia बच्चों। So we'll write properly, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। तो ये इनर्शिया का तो बात आपको पता चल गया होगा। सो आई एम कंपेयरिंग द ट्रांसलेशनल मोशन विद द रोटेशनल मोशन। अब इसका फॉर्मूला कैसे देते हैं बच्चों, इनर्शिया आई, उसका फॉर्मूला हम ऐसे देते हैं, जैसे मैंने कहा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो इनर्शिया इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑल पार्टिकल्स। मतलब क्या, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द डिस्टेंस। लेकिन मास कौन सा है, देखो मास मैंने कहा है एंड द डिस्टेंस, ये मास कौन सा है, पूरे बॉडी का मास है बच्चों। मतलब ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, इन सबको ऐड किया अगर आपने, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये करके आपको मिलेगा टोटल मास m। तो ये टोटल मास m है बच्चों, ये वो मास है। और r क्या है, r ये सारे डिस्टेंसेस से जो एक्सिस से बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे सारे आपके पार्टिकल्स लोकेटेड है, वो r है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इससे हमें मिलता है फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो देखिए बच्चों, इनको मैं ऐसा लिख सकती हूं जैसे मैंने पहले लिखा था, I goes from 1 to n mi ri square। तो mi का मीनिंग होता है I start from 1 to n, मतलब फर्स्ट पार्टिकल से लेते n पार्टिकल तक सारे मास का एडिशन। उसी के साथ ri मीन्स जो डिस्टेंस है हर एक पार्टिकल का, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे लोकेटेड है, उन सबका फिर से एडिशन, और इन दोनों का प्रोडक्ट मिला के हमें मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बच्चों, विच इज नथिंग बट, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं पूरा ड्रॉइंग अभी, विच इज I इज इक्वल टू summation I goes from 1 to n mi ri square। तो आप देख सकते हो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से दो चीजों पे डिपेंड है। पहला तो है मास ऑफ द बॉडी। मान लो ये जो बॉडी मैंने ली थी, अगर मैंने इसको बहुत ज्यादा भारी कर दिया तो मुझे रोटेट करने में तकलीफ हो जाएगी, बराबर है। तो इसका मास भी जिम्मेदार है। अगर मेरा मास किया मैंने इंक्रीज, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा, मुझे तकलीफ होगी रोटेट करने में। दूसरा डिपेंडेंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब आर के ऊपर डिपेंड है। देखो ये वाला आर, मतलब मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो डिस्टेंस r1 पे है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है जो डिस्टेंस r2 पे है। तो मेरा डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मेरा इनर्शिया ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। मतलब तकलीफ ज्यादा कहाँ होगी, अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पे सिचुएटेड है तो मुझे रोटेट करने में तकलीफ होगी, अगर पार्टिकल कम दूरी पे है एक्सिस से तो रोटेट करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। सो दिस इज व्हाट द डिस्टेंस मैटर। सो your inertia basically I depends on mass of the body and it depends on the distance from the axis of rotation। किसका डिस्टेंस बच्चों, मैं उस पार्टिकल के मास की या टोटल मास which is supposed to be concentrated from the axis of rotation, वो डिस्टेंस की बात कर रही है, ri की बात कर रही हूँ, तो इस डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। और तीसरा एक फैक्टर आता है साइज एंड शेप, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी।
तो ये 3 फैक्टर से बच्चों जिसके ऊपर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंडेंट होता है। तो मैं फिर से दोहराती हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा, इट इज रेजिस्टिंग टू द रोटेशनल मोशन, जिसका फॉर्मूला होता है ये, राइट। और वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड होता है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा, जिसमें हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन भी किया है, उसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर भी किया है, और साथ ही साथ हमने देखा द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So I hope you have liked today's lecture. तो next lecture में हम मिलेंगे। If you like my video, please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.